नमस्कार, हम सीएट मुंबई भांडुप प्लांट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम हमारी केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए हमारी कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। आरपीजी एंटरप्राइजेस के ऑनरेबल चेयरमैन हमारे श्री हर्ष गोयनका हैं। सीएट प्लांट के एमडी श्री अनिल गोयनका है। हमारा आरपीजी एंटरप्राइजेस का हेड ऑफिस वर्ली मुंबई में है। आरपीजी एंटरप्राइजेस में से हम सीएट प्लांट में से बिलोंग करते हैं, जो भांडुप, नासिक, हलो, नागपुर और ग्लोबली श्रीलंका में भी एस्टैब्लिश्ड है। हमारा भांडुप प्लांट 1958 में एस्टैब्लिश हुआ, जिसकी 275 पर टनेज कैपेसिटी है। यहाँ पर हम बाइक टायर से लेकर ओटीआर तक सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये अन्य हमारे सारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हम स्पोर्ट्स में भी प्रमोशन करते हैं। हाल ही में हमारे सीएट प्लांट को वर्ल्ड प्रेस्टिजियस डेविड प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि वर्ल्ड में इकलौती टायर इंडस्ट्री है आउटसाइड जापान। आइए हमारी टीम से आपको परिचित कराते हैं। बुलंद हौसला और नई रीत, बुलंद हौसला और नई रीत सारे मिलकर हासिल करेंगे जीत हमारे कॉलेज सर्कल का नाम है, जो 11 नवंबर 2015 को फॉर्म हुआ। हर फ्राइडे को हमारी 45 मिनट्स के लिए मीटिंग रहती है। यह हमारी 6वीं केस स्टडी है। यह हमारी कुछ अचीवमेंट्स है। हमारे प्रेजेंटेशन को हमारे सीनियर वीपी और हमारे क्वालिटी गुरु ने अप्रिशिएट किया। मुंबई चैप्टर सीसीक्यूसी और इंटर प्लांट में हमें गोल्ड मिला। हाल ही में लास्ट ईयर एनसीबीसी में हमें पार एक्सीलेंस मिला था। यह हमारा टीम फॉर्मेशन है, जिसमें विजय सिंह पाटिल हमारे फैसिलिटेटर, शाश्वत डोईफोड़े गाइड और प्रमोद परिदा हमारे कोऑर्डिनेटर है। हमारी टीम के लीडर श्री एमएस दास, विनोद कोलेकर, मैं स्वयं दीपेश गोयल, मंदार शिंदे, भाऊ नलावड़े, सुनील लोगो, यह हमारे टीम मेंबर्स हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज के जरिए हमने हमारी केस स्टडी कंप्लीट करने का निर्णय लिया। ग्रुप डिस्कशन के दौरान डिफिकल्टीज ड्यूरिंग वर्क, प्रॉब्लम्स कंसर्न विद इंटरनल कस्टमर्स, प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वालिटी हैंडल बुक और एब्नॉर्मलिटी रजिस्टर के जरिए टोटल 69 नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमने खोज निकाले, जिनका हमने एबीसी एनालिसिस किया, जिसकी जानकारी मेरे साथी आपको देंगे। ए कैटेगरी में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनको हम स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। बी कैटेगरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अन्य डिपार्टमेंट की सहायता लेनी है। और सी टाइप के कैटेगरी, सी कैटेगरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम्स का हमने कैटेगराइज करने के बाद में पता चला कि ए में 31, बी में 32 और सी में 6 प्रॉब्लम्स हैं, जिसका हमने पाई चार्ट भी बनाया कि ए में 45%, बी में 46% और सी में 9% है। हमने ए कैटेगरी के ऊपर काम करने का निर्णय लिया क्योंकि उसे हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हमने 3P एनालिसिस किया, जो था प्रोपराइटरी, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस। हमने 6 प्रॉपर्टी चुनी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी इत्यादि। और उसकी प्रायोरिटी जानने के लिए हमारे टीम मेंबर ने ईसीडी द्वारा उसे 0 से 10 तक वेटेज दिया और हमने पाया कि क्वालिटी प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा वेटेज मिला, जो कि 135 था, जिसका हमने बार बार द्वारा भी दर्शाया। उन क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हमने 3 महीने का डेटा लिया तो पाया कि स्टेप ऑफ वेरिएशन से सबसे ज्यादा बैंड हेडअप हो रहे थे, जो 138 थे, जिसका हमने पराठा एनालिसिस भी किया। तो स्टेप ऑफ वेरिएशन से होने वाले बैंड का सारे मशीनों का डेटा लिया तो हमने पाया कि मशीन नंबर 11 में 24 बैंड हेडअप हुए थे, जो आप बार बार और पराठा एनालिसिस द्वारा भी देख सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम हुआ कि स्टेप ऑफ वेरिएशन इन बैक और मशीन नंबर बैक बिल्डिंग मशीन नंबर 11। इसके आगे की जानकारी मेरे साथ ही हमारे प्रॉब्लम का इंपैक्ट ब्लॉक डायग्राम, फ्लो डायग्राम के जरिए देखते हैं। यह हमारा टायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है, जिसमें 59 बैंड मीटिंग हमारा वर्क एरिया है। यह हमारा वर्क एरिया का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें बायस कैबिन से आने वाला रोल मशीन के लैपटॉप यूनिट पे लोड किया जाता है और ऑपरेटर द्वारा बैंड बनाकर इंटरनल कस्टमर को सप्लाई किया जाता है, जिसमें बैंड मेकिंग प्रोसेस हमारा पेन एरिया है। ये बैंड मेकिंग प्रोसेस का पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, जिसे हम वीडियो के जरिए जानते हैं। बैंड मेकिंग प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर द्वारा बैंड को मैन्युअली बनाया जाता है और मैन्युअली बनाते वक्त कैनवस को मैन्युअली 20 mm शिफ्ट किया जाता है, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशन में होता है। और इस मैन्युअली शिफ्टिंग की वजह से एट एंड ऑफ द बैंड हमें बैंड में वेरिएशंस आते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह के वेरिएशंस हमारे बैंड मेकिंग प्रोसेस में मैन्युअली शिफ्टिंग की वजह से होते हैं। स्टेप अप क्या है? दो फैब्रिक एज के बीच अगर 20 mm का गैप हो तो उसे हम स्टेप अप कहते हैं। स्टेप अप अगर ना हो तो फैब्रिक बंच हो जाता है, जिसके वजह से टायर में टनल सेपरेशन होकर टायर डिफेक्ट हो जाता है। ये हमारा ओके बैंड है, जिसका बैंड लेवल स्पेक 20 mm ±5 है। अगर वो स्पेक के बाहर जाता है तो वो हेडअप बैंड होता है, जिससे हम स्टेप अप वेरिएशन करते हैं। करंट इन्फ्लेशन में हमारे प्रॉब्लम का हमारे काम पर भी असर होता है, जैसे कि बैंड स्टेप अप वेरिएशन का ऑपरेशन बनना, जो कि 24 हेडअप बैंड है, टायर का टनल सेपरेशन डिफेक्ट होना, जो कि 7 टायर्स है, हेडअप बैंड के लिए एक्सेल मैन करना, जो कि 1% पर डे है, और फैब्रिक स्क्रैप बनना, जो कि 10 kg है, जो फैब्रिक स्क्रैप आप इस लाइन ग्राफ द्वारा देख सकते हैं। इस तरह हमने हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, बैंड स्टेप अप वेरिएशन कम करना,
टायर में टनल सेपरेशन डिफेक्ट कम करना, रिपेयर मैन और कॉस्ट कम करना और फैब्रिक स्क्रैप कम करना। इस तरह हमने हमारा गोल सेट किया 90% रिडक्शन ऑफ बैंड शेप ऑफ वेरिएशन इन बैंड और मशीन नंबर 11। इसकी आगे की जानकारी हमारे साथी आपको देंगे। गोल सेट करने के बाद हमने एक्टिविटी चार्ट प्लान की, जिसमें हमने इस एक्टिविटी को 10 वीक्स में कंप्लीट करने का समय निर्धारित किया और हमने हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनाया, जो है 90% रिडक्शन ऑफ बैंड शेप ऑफ वेरिएशन इन बैंड ऑन मशीन नंबर 11। हमने हमारे प्रॉब्लम्स को और जानने के लिए हमने 4W एनालिसिस किया, जिससे हम जान पाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, Step up variations in band. वेयर डज इट अकर, On the edges of on machine number 11. व्हेन, At the time of band making process, व्हिच थिंग इज अफेक्टेड, quality of band, production loss, band repair cost. एंड हाउ डज इट अकर। Applying fabric ply on canvas and shifting canvas manually for step up. हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए कुछ और प्रोबेबल कॉजेस ढूंढ निकाले, जिसको हमने डॉक्टर इशिकावा डायग्राम के सहारे 4M में मैन, मटेरियल, मेथड और मशीन में डिस्टिंग्विश किए। उन प्रोबेबल कॉजेस की वैलिडेशन जानने के लिए हमने गैम्बा एनालिसिस किया और हमें कुल 5 वैलिड कॉजेस मिले, जिसे हम बारी-बारी से जानते हैं। तो हमारा पहला वैलिड कॉज था स्टेप ऑफ वेरिएशन बाय मैनुअल कैनवस शिफ्टिंग। यहाँ हम देख सकते हैं कि बैंड मेकिंग प्रोसेस मैनुअल होने के कारण बैंड एप्लीकेशन करते हुए प्लाई को जब ड्रम के ऊपर लेते हैं तो बैंड में स्टेप ऑफ लेना अनिवार्य होता है और उस 20 mm स्टेप ऑफ लेने के लिए बेटर का ऑपरेटर द्वारा कैनवस को मैनुअली 20 mm शिफ्ट करना पड़ता है और इस मैनुअल प्रोसेस की वजह से हमारे स्टेप ऑफ में वेरिएशन आते हैं। वैसे ही हमारे नेक्स्ट कॉल में हम देख सकते हैं कि अप डायरेक्शन प्लाई अप्लाई करते समय अप डायरेक्शन प्लाई रिंग बेल्ट के सहारे ड्रम के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि प्रोसेस के दौरान अप डायरेक्शन प्लाई रिंग बेल्ट के ऊपर की तरफ उठ जाता है और रिंग प्लाई अपवर्ड लिफ्ट होने के कारण हमारा प्लाई स्ट्रेच हो जाता है और प्लाई स्ट्रेच होने के कारण हमारे स्टेप ऑफ में वेरिएशंस आते हैं। वैसे ही हमारे नेक्स्ट कॉल में हम देख सकते हैं कि इस रिंग बेल्ट को ड्राइव करने वाला गाइडिंग रोलर की सरफेस स्मूथ होने की वजह से प्रोसेस के दौरान रिंग बेल्ट ड्राइविंग रोलर पे स्लिप हो जाता है और उस स्लिपेज की वजह से हमारा फैब्रिक भी शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से प्लाई स्ट्रेच हो जाता है और प्लाई स्ट्रेच होने की वजह से हमारे स्टेप ऑफ में वेरिएशंस आते हैं। वैसे ही नेक्स्ट वैलिड कॉज में हम देख सकते हैं कि लेटअप एरिया में बना हुआ गाइडिंग फ्रेम की डिजाइन एंगुलर होने की वजह से वहां से रन होने वाला फैब्रिक और फ्रेम के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, जिस वजह से हमारे फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है और साथ ही वो स्ट्रकअप और स्क्रैप भी जनरेट करता है और एंड ऑफ द बैंड मेकिंग प्रोसेस हमारे स्टेप ऑफ में वेरिएशंस रहते हैं। वैसे ही हमारे लास्ट वैलिड कॉज में हम देख सकते हैं कि लेटअप एरिया में बना हुआ गाइडिंग ब्रैकेट जहां से हमारा फैब्रिक रन होता है, अगर वो फैब्रिक वन साइड आ जाए तो वो ब्रैकेट के बाहर की तरफ निकल जाता है, जिस वजह से वहां पे प्लाई स्ट्रकअप और स्क्रैप जनरेशन होता है और साथ ही एंड ऑफ द प्रोसेस बैंड मेकिंग हमारे स्टेप ऑफ में वेरिएशंस आते हैं। इन सारे वैलिड कॉजेस की हमने वाई एनालिसिस की, जिसकी जानकारी मेरे साथी आपको देंगे। हमारा पहला वैलिड कॉज स्टेप अप वेरिएशन बाय अप्लाइंग कैनवस। Why? कैनवस मैनुअली शिफ्ट करना पड़ता है। Why? कैनवस मैनुअली शिफ्टिंग का जरिया हमारे कन्वेंशनल मेथड में है। Why? मशीन की डिजाइन पुरानी है। क्या एक्शन लेंगे? मशीन में पीएलसी सेटअप करके सर्वो मोटर के सहारे ऑटो स्टेप अप का प्रोविजन करना है। अगला वैलिड कॉज है ट्राई डायरेक्शन में लगता है अप डायरेक्शन प्लाई। Why? प्लाई स्ट्रेच होता है। Why? प्लाई और रिंग में गैप होती है। Why? ड्रम और ड्राइविंग रोलर की स्पीड अनइवन है। Why? ड्राइविंग रोलर्स के डायमीटर्स मिसमैच होते हैं। Why? मशीन की डिजाइन पुरानी है। एक्शन क्या लेंगे? ड्राइविंग रोलर के डायमीटर्स को स्टैंडर्डाइज करना है। इसी तरह हमने सारे वैलिड कॉजेस के वाई एनालिसिस करके उनके एक्शंस तय किए और तय किए एक्शंस के रिस्पांसिबिलिटी और टारगेट डेट्स भी तय किए और उस पर आने वाले परिणाम और प्रोबेबल डिफिकल्टीज पर भी विचार किए, जैसे कि डस्ट रिंग बेल्ट ड्राइविंग और मॉडिफिकेशन इज इफेक्टिव As it is, there will be no ply stretch. डस्ट ऑब्जर्वेशन इंस्टॉलेशन इज इफेक्टिव। As it is, the ply will pass properly to the guiding brackets. इसी तरह हमने सारे प्रोबेबल डिफिकल्टीज पर भी विचार किया और टीम वर्क के जरिए स्मार्ट एनालिसिस किया और हमने अन्य ऑपरेटर, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट हेड और कस्टमर डिपार्टमेंट के हमारे काम के लिए अच्छा फीडबैक दिया और हमने टीम प्लान को चेक करके एक्शंस को निर्धारित समय में कंप्लीट किए और रेगुलर इंप्लीमेंटेशंस भी किए, जिसकी जानकारी मेरे साथी देंगे। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन बिफोर आफ्टर फोटो दे दिखता है। ये हमारा पहला इम्प्लीमेंटेशन है। मैनुअल कैनवस शिफ्टिंग का वजह से बैक शेप का वेरिएशन होता था, उसे दूर करने के लिए मैनुअल कैनवस शिफ्टिंग एक्टिविटी को एलिमिनेट किया और हमारा पीडी टेबल को 2 पार्ट में मॉडिफाई करके अपर पार्ट 4 एलएमआरई के जरिए बाउंडिंग किया और उस पर पोकोएगर करके सर्वो मोटर इंस्टॉल किया, जो सर्वो मोटर को पीएलसी सहायक 20 mm ऑटो शिफ्टिंग का प्रोविजन किया, जिसका वजह से बैंड मेकिंग प्रोसेस में फैब्रिक फीडिंग टेबल 20 mm ऑटो शिफ्ट होता है और हमारा बैंड शेप वेरिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, आफ्टर में फैब्रिक अप्लाई करते समय फैब्रिक स्ट्रेच होकर बैंड शेप वेरिएशन होता था। अब हमने हमारा मॉडिफिकेटेड प्रोसेस दौरान पाया कि ड्राइविंग रोलर का डायमीटर नॉन स्टैंडर्ड था। अब हमने ड्राइविंग रोलर को 123 mm में मॉडिफाई करके स्टैंडर्डाइज किया। दोनों ड्राइविंग रोलर का डायमीटर स्टैंडर्डाइज होने की वजह से
जब ऑपरेशन में फैब्रिक अप्लाई करते समय फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होता है और रिबन का साथ चलता है, जो फैब्रिक स्ट्रेच होने की वजह से जो बैकस्ट्रोक को वेरिएशन होता था वो अब नहीं होता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, गाड़ी रोलर का सरफेस स्मूथ होने का वजह से रिबन स्लिप होकर स्टेप वेरिएशन होता था। अब हमने उसे दूर करने के लिए गाड़ी रोलर का सरफेस को नर्लिंग किया। नर्लिंग करने की वजह से ऑन प्रोसेस रिबन और गाड़ी रोलर के बीच में ग्रिप आया, जो ग्रिप मिलने की वजह से हमारा रिबन स्लिप नहीं होता है। रिबन स्लिप होने की वजह से जो बैकस्ट्रोक वेरिएशन होता था वो अब नहीं होता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, गाड़ी ब्रैकेट फ्रेम एंगुलर पोजीशन में होने की वजह से फैब्रिक स्ट्रैप और स्टेप वेरिएशन होता था। अब हमने गाड़ी ब्रैकेट को एंगुलर पोजीशन को 90 डिग्री में मॉडिफाई किया, जो 90 डिग्री में मॉडिफाई करने की वजह से लूप एरिया से फैब्रिक बिना स्टक अप होते हुए ब्रैकेट का अंदर से इजीली पास होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक स्ट्रैप जनरेट होता था और बैकस्ट्रोक वेरिएशन होता था दोनों नहीं होता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, वन साइड फैब्रिक आने की वजह से फैब्रिक स्टेप वेरिएशन और फैब्रिक स्ट्रैप जनरेट होता था। उसे रोकने के लिए हमने फैब्रिक गाड़ी ब्रैकेट के नीचे ऐसा करके ओमनी गाड़ी रोलर इंस्टॉल किया। जो ओमनी गाड़ी रोलर वन साइड आ रहा है वो फैब्रिक हो गए, फैब्रिक ब्रैकेट का अंदर से इजीली बिना स्टक अप होते हुए इजीली पास करता है, जिसकी वजह से जो हमारा फैब्रिक स्ट्रैप जनरेट होता था और बैकस्ट्रोक पर वेरिएशन होता था दोनों को एलिमिनेट किया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वेल मेकिंग प्रोसेस वीडियो जरिए देख सकते हैं। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं कि सेटअप एरिया से लोड किया हुआ फैब्रिक ओमनी रोलर के सहारे गाइडिंग ब्रैकेट से इजीली फीडिंग टेबल के ऊपर लोड हो जाता है और जिसमें ऑपरेटर को कोई कठिनाई नहीं होती। और साथ ही हमारे फीडिंग टेबल की मॉडिफिकेशन होने की वजह से अब ऑपरेटर को कैनवस को 20 mm मैन्युअली शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और हमारा टेबल 20 mm ऑटो शिफ्ट हो जाता है। और साथ ही अब डायरेक्शन फ्लाई अप्लाई करते समय हम देख सकते हैं कि कोई फ्लाई स्ट्रेच नहीं रहता और फैब्रिक जो है रिंग बेल्ट के सहारे ड्रम के ऊपर अप्लाई होता है और एंड ऑफ द प्रोसेस बैंड जब कंप्लीट हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो हमें वेरिएशंस मिल रहे थे बैंड सेटअप में वो अब नहीं मिलते और हमारा बैंड सेटअप नॉन वेरिएबल रहता है। आगे की जानकारी मेरे साथ है। इस रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें कुछ टैंजिबल और इनटैंजिबल बेनिफिट्स भी हुए। हमारे टैंजिबल बेनिफिट आप इस मशीन नंबर 11 के मंथ वाइज लाइन ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं। पहले 3 महीनों में हमारे मशीन नंबर 11 पे टोटल 24 बैंड सेटअप हुए थे। उनके ऊपर हमने आफ्टर मॉडिफिकेशन जुलाई महीने से लेकर नवंबर महीने तक टोटल 91% रिडक्शन अचीव किया, जो कि हमारा गोल सेट था। यह इंप्रूवमेंट हमने अन्य 2 मशीन में भी हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय किए, जैसे कि मशीन नंबर 5 और 2, जिसके ऊपर हमने टोटल 95% रिडक्शन अचीव किया, जो आप इस लाइन ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं। यह मॉडिफिकेशंस हम अन्य मशीन पर हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय कर रहे हैं, जिस कारण हमारे बैंड की क्वालिटी बढ़ी, हमारा DQR स्कोर बढ़ा, हमारे फैब्रिक स्क्रैप कम हुए, हमारे टर्नअप सेपरेशन टायर डिफेक्ट्स कम हुए। हमारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारा कंप्यूटर नॉलेज बढ़ा, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ा, हम ऑन टाइम डिलीवरी के लिए तत्पर बने और हमें टीम वर्क का एहसास हुआ। इस इंप्रूवमेंट्स की वजह से हमें कुछ फाइनेंशियल सेविंग्स भी हुई, जैसे हमारे टर्नअप सेपरेशन टायर डिफेक्ट्स कम हुए, हमारे बैंड रिपेयर का रिवर्क कम हुआ और हमारे फैब्रिक स्क्रैप कम हुआ, जिस कारण हमें पर मंथ लगभग 58,000 का बचत की। इस इंप्रूवमेंट की वजह से हमारे प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए, जिनको हमने हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन, SOP और प्रोसेस स्टैंडर्ड में स्टैंडर्डाइज किए। यह इंप्लीमेंटेशन हमने निर्धारित समय में कंप्लीट किए। इन टूल्स एंड टेक्निक्स के जरिए हमने हमारी केस स्टडी कंप्लीट की। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा टू रिड्यूस ऑफ सेंटर ब्रेकर एंड ब्रेकर विद वेरिएशंस। हमारी केस स्टडी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।